हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट बडी। नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और अगर आप ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो कोई भी मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है। आज के इस वीडियो में आपको मैं ऐसे 10 कॉमन नीट प्रिपरेशन मिस्टेक्स बताऊंगा जो नीट एस्पिरेंट्स अक्सर करते हैं, जिसकी वजह से वो नीट क्रैक नहीं कर पाते। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर इसमें से कोई भी मिस्टेक आप भी कर रहे हैं देन अवॉइड डूइंग दैट मिस्टेक राइट नाउ। साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं देन डू गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्पफुल कंटेंट, यूजफुल कंटेंट अबाउट नीट मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये 10 मिस्टेक्स जो मैंने बताया, कॉमन मिस्टेक्स ऑफ नीट एस्पिरेंट्स, मैंने उनकी हायरार्की ऑफ इंपॉर्टेंस में अरेंज कर रखा है। मतलब ये कि जो पहला मिस्टेक है वो सबसे ज्यादा डेंजरस मिस्टेक है आप लोग के लिए, और जो मिस्टेक नीट एस्पिरेंट्स करते हैं वो है अवॉइडिंग द एनसीईआरटी बुक्स। अब ये हर किसी को पता है कि एनसीईआरटी इज द गीता फॉर नीट एग्जाम। एनसीईआरटी बेस है नीट एग्जाम का एंड 80 to 90% ऑफ पेपर कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी। बट स्टिल जो कोचिंग जा रहे हैं, स्पेशली जो कोचिंग जा रहे हैं या जो ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं या जो डीएलपी लेके मॉड्यूल वगैरह से पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं खास करके बता रहा हूं, आप अपने कोचिंग क्लासेस में, मॉड्यूल्स में, ऑनलाइन क्लासेस में इतना मत खो जाइए कि ये भूल जाए कि एनसीईआरटी इज एक्चुअली द बेस ऑफ दिस एग्जाम। कोचिंग में आपको ये बहुत सारी चीजें बताता है आउट ऑफ एनसीईआरटी। जो आप मॉड्यूल पढ़ रहे हैं अपने कोचिंग का, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एनसीईआरटी की नहीं है और जो एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएंगी। इन सब को कंप्लीट करने के लिए, अपने मॉड्यूल्स को खत्म करने के लिए, कोचिंग क्लासेस को खत्म करने के लिए एनसीईआरटी को प्लीज अवॉइड मत कीजिए। मैं एक वीडियो बना चुका हूं ऑन हाउ इंपॉर्टेंट इज द एनसीईआरटी बुक फॉर द नीट एग्जाम। नीट में 90% of paper was from the NCERT books. Only 10 was from out of the NCERT book. So आप वो 10% की तैयारी करने से पहले 90% का तो सिक्योर कर लीजिए। सो बिफोर अवॉइडिंग द एनसीईआरटी बुक्स, बी थरो विद द एनसीईआरटी बुक्स। एक बार एनसीईआरटी बुक्स आप लोग की फिंगर टिप्स में हो जाए, उसके बाद जाके वो कोचिंग का मॉड्यूल पढ़े जहां पे एनसीईआरटी की बाहर से चीजें दे रखी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे गलत दिया है या वहां पे वो चीज नहीं पढ़नी आपको, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, उसके बाद वो चीजें पढ़नी है। वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी सवाल आएंगे, लेकिन ओनली द 10% ऑफ पेपर कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी। सो उस 10% के पीछे एनसीईआरटी बुक्स को अवॉइड मत कीजिए। दूसरी सबसे डेंजरस बुक है टेकिंग टू मेनी बुक्स फॉर रेफरेंसेस। अब आप लोग को पता है कि बायोलॉजी में एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा है एंड जो रेफरेंस बुक्स आप लेंगे उसमें चीजें बहुत ज्यादा होंगी। सो आप ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। एनसीईआरटी इज द बेस बुक, ये मैं बहुत बार स्पेसिफाई कर चुका हूं। तो एनसीईआरटी को अपना बेस बुक रखिए। इन केस ऑफ एनी डाउट रिफर टू एनसीईआरटी। अगर वो चीज एनसीईआरटी में दे रखी है तो नीट में आपको वही फॉलो करनी है, भले ही रेफरेंस में क्या बता रहा है, भले ही ऑनलाइन क्या बता रहे हैं, आपके कोचिंग मॉड्यूल में क्या बता रखा है, डजेंट मैटर। एनसीईआरटी में जो चीज दी गई है आपको वही फॉलो करनी है। एंड उसके अलावा बाय वन रेफरेंस बुक, पीडीएफ रेफरेंस बुक के आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। एक दो बुक्स के पीडीएफ लीजिए, बुक्स ट्राई कीजिए, कौन सा आपको सूट करता है वो देखिए, लेकिन फॉलो बस एक या दो बुक कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। जितनी ज्यादा रेफरेंस बुक्स आप फॉलो करेंगी उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा, और जितना ज्यादा कंफ्यूजन होगा एमसीक्यूज में आप उतनी ज्यादा गलती करेंगे। एनसीईआरटी बुक से एक डायरेक्ट एमसीक्यू आ रहा है लेकिन रेफरेंस में उसको एक अलग तरीके से बता रखा है रेफरेंस बुक में आपके, और आपने एनसीईआरटी से ज्यादा रेफरेंस बुक्स पे ध्यान दिया है तो आप उस एमसीक्यू में कंफ्यूज होंगे। सो आपको एनसीईआरटी बुक के साथ अगर कोई रेफरेंस बुक लेनी है तो लिमिट योरसेल्फ टू वन रेफरेंस बुक, ज्यादा बुक्स में गुम मत हो जाइए। तीसरा मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं वो है नॉट यूजिंग अ टाइम टेबल टू स्टडी। नाउ इफ यू आर इन अ कोचिंग इट्स स्टिल फाइन, क्योंकि कोचिंग का एक शेड्यूल है जो आप फॉलो करेंगे, वो ठीक है। काफी सारी चीजें कोचिंग में आपको बता देंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कोचिंग वालों के लिए इट्स फाइन। बट जो घर में प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बिना कोचिंग के पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एक दिक्कत वाली चीज है, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आप में डिसिप्लिन नहीं आएगी। एंड नीट क्रैक करना विथ रैंडम स्टडी इज नॉट पॉसिबल। आपका आज बायोलॉजी पढ़ने का मन करे तो बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद हफ्ते भर बायोलॉजी पढ़ने का मन नहीं किया तो बस फिजिक्स पढ़ा, वैसे करके आप नीट नहीं क्रैक कर पाएंगे।
नीट क्रैक करना है तो आपको एक फिक्स शेड्यूल बनाना पड़ेगा, फिक्स टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, और उसे फॉलो करना पड़ेगा। अब मैंने वीडियोस बना रखे इसमें ऑन हाउ यू कैन मेक अ टाइम टेबल टू स्टडी फॉर नीट, जाके वो वीडियोस एक बार देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन वीडियोस में आइडियल टाइम टेबल दे रखा है, बिल्कुल नहीं। मैंने वहां पे बस वो बता रखा है जो मैंने किया था एट टाइम ऑफ माई नीट प्रिपरेशन, बिकॉज ऑफ विच आई वॉज एबल टू क्रैक नीट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वही फॉलो करना है, थोड़ा आइडिया लीजिए उससे और अपना टाइम टेबल बना के फॉलो कीजिए। Fourth mistake that people keep on doing is not giving time for self-study. Now this fourth point is for the coaching students. कोचिंग स्टूडेंट्स ये तो जान लेते कि कोचिंग में पढ़ा दिया, और कोचिंग में टीचर्स अच्छे होते हैं, आई अग्री, वो इतने अच्छे होते हैं कि कोचिंग में जब पढ़ा रहे होंगे आपको लगेगा कि आपको सब आ रहा है, एंड सब आ भी रहा होगा। लेकिन अगर आप घर में वापस आके वो पढ़ेंगे नहीं, आप वो रिटेन नहीं कर पाएंगे, एंड 2 दिन बाद आप वो सब भूल चुके होंगे। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विथ कोचिंग स्टूडेंट्स। आप खुद सोचिए, हर साल ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इतने सारे लोग एडमिशन लेते हैं, हर लोगों को वही चीज पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी बस 15-20 हजार उन लाखों स्टूडेंट से सेलेक्ट क्यों होते हैं? बिकॉज कोचिंग सेंटर्स ये तो बोल देते कि आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको हम इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं बोलते कि हमारे पढ़ाने के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। सो लोग कोचिंग सेंटर्स चले जाते हैं, क्लास जाके पढ़ लेते हैं, सो वापस आके सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, सेल्फ स्टडी नहीं करते रादर। और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, अगर आप घर में आके खुद अपने दिमाग से पढ़ नहीं रहे हो, तो आपके दिमाग में नहीं रहने वाला। तो अगर जो चीज आपके दिमाग में नहीं है, ऑब्वियसली आप नीट पेपर देते समय वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैं यहाँ पे कोचिंग वालों पे स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो कोचिंग जा रहे हैं वो कोचिंग में पढ़ के खुश हो जाते हैं कि हमने 6 घंटा कोचिंग में पढ़ा, अब हम लोग रेस्ट करेंगे। वो नहीं करना है आपको। 6 घंटा कोचिंग में पढ़ा तो 6 घंटा रूम में आके पढ़िए जो 6 घंटा कोचिंग में पढ़ा था आपने। अगर आप रूम में आके वो चीज रिवाइज नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं, आप कितना ही कोचिंग चले जाए, कितनी ही बुक्स पढ़ लें। So self-study is very, very important for NEET exam, and you just can't avoid self-study. Now the fifth mistake, which is quite common and quite difficult to cope up with, is the backlogging of chapters. मतलब क्या है इसका? ये कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आपने जो आज के लिए डेली गोल सेट कर रखा है वो आप कल के लिए डाल दोगे। अब ऑब्वियसली कल के लिए डालोगे तो कल वो चैप्टर पढ़ोगे तो कल वाला चैप्टर परसों के लिए चला जाएगा। ऐसे करते करते आपका सिलेबस इकट्ठा होता रहेगा एक जगह। आपको 2 दिन लगातार पढ़ने का मन नहीं किया, 2 दिन की चीजें इकट्ठा हो गई। ऐसे धीरे धीरे हफ्ते में आपने बस 4 दिन पढ़ा, नेक्स्ट हफ्ते में आपने 6 दिन पढ़ा, तो अब 3 दिन की चीजें इकट्ठा हो गई। और ये चीजें इकट्ठा होती रहेंगी क्योंकि आपने हर दिन अपने आप को कुछ ना कुछ असाइन कर रखा है। हर दिन कोचिंग में कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे, अगर आप घर में पढ़ रहे हो तो हर दिन के डेली गोल्स आप लोगों ने सेट कर रखे होंगे। अब अगर वो डेली गोल्स आप डेली बेसिस में अचीव नहीं करेंगे तो वो डेली गोल्स पाइल अप होते रहेंगे एंड चैप्टर्स बैकलॉग होते रहेंगे। एंड कवरिंग अप द बैकलॉगिंग चैप्टर्स is the most difficult thing when you're preparing for the NEET exam. नीट के लिए पढ़ते पढ़ते जो 4 चैप्टर्स आपके छूट गए थे स्टार्टिंग में, या जो 5 चैप्टर्स आपके छूट गए थे स्टार्टिंग में, आगे जाके वो आपके वीकनेस बन जाते हैं। सो बैकलॉगिंग ऑफ चैप्टर्स आपको अवॉइड करनी है। जो चीज आपने आज के लिए रखी है वो आज ही पढ़नी है। जो चीज कोचिंग में आज पढ़ा है वो आज ही पढ़ना है। जो ऑनलाइन क्लास में हमने आज देखा वीडियो, वो चीज की एनसीईआरटी बुक से चीजें आज ही पढ़नी है, उसके नोट्स आज ही बनाने हैं, आज का काम आज ही करना है, उसको पेंडिंग करके नहीं रखना है। सो देयर शुडंट बी एनी बैकलॉगिंग ऑफ चैप्टर्स। उसके बाद आता है जो काफी कॉमन है, नॉट एनालाइजिंग एरर्स दैट यू मेड व्हाइल सॉल्विंग सैंपल पेपर्स। और ये चीज कॉमन इसलिए क्योंकि कोई इस पे स्पेसिफाई भी नहीं करता। मतलब ये कि आपकी कोचिंग जा रहे होंगे, वहां पे आपके टीचर्स बोलेंगे आपको सैंपल पेपर्स जितने हो सके सॉल्व करने, जितने हो सके सॉल्व करना है। सो लोग ये जितने हो सके वर्ड पे स्पेसिफाई करते हैं, ध्यान देते हैं, और सैंपल पेपर्स लगाते रहते सॉल्व करते रहेंगे। 10 सैंपल पेपर, 20 सैंपल पेपर, 30 सैंपल पेपर, लेकिन वो ये नहीं एनालाइज करते कि एक्चुअली में वो गलत क्या कर रहे हैं। मतलब ये कि आपने सैंपल पेपर लगाया, आपके 510 आए, आपने सैंपल पेपर लगाया, अगली बार आपके 540 आए, चलो सपोज, आपने फिर से सैंपल पेपर लगाया, आपके 530 आ रहे हैं। अब आप एक कांस्टेंट स्कोर पे मेंटेन कर रहे हो, 530, 540, 550, 510, 520, लेकिन आप सैंपल पेपर्स लगा रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है,
बट आप उन एरर्स को एनालाइज नहीं कर रहे हो। मतलब ये कि आप ये नहीं एनालाइज कर रहे हो कि हर बार आपके सेम स्कोर के आसपास क्यों आ रहे हैं। आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हो सैंपल पेपर्स को सॉल्व करते समय जिसकी वजह से आपके 600 प्लस नहीं आ रहे। ऐसे कौन से चैप्टर्स है जहां पे आप गलतियां कर रही हो, कौन कौन से सिली मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हो, ये सब आप एनालाइज नहीं करते। और ये एनालाइज ना करने की वजह से आप एग्जाम में भी वही सब एरर करके आओगे जो आप सैंपल पेपर सॉल्व करते समय करते हो, और आपके स्कोर फिर से 530 540 के आसपास रह जाएगा एंड आपका कॉलेज फिर से छूट जाएगा। ये नहीं करना है। सैंपल पेपर्स लगाने का मतलब है प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस करने का फायदा तभी होता है जब आपको पता चले कि आपकी वीक पॉइंट्स क्या है, गलतियां क्या है। सो whenever you are doing a sample paper, after solving a sample paper, just not check the answers। मतलब बस आंसर्स चेक नहीं करने, ऑब्वियसली आंसर चेक करना है, उसके बाद जो भी गलत क्वेश्चन है वहां पे आपने गलती कहां की है वो भी चेक करना है। यू नीड टू एनालाइज योर एरर्स एंड कीप दोज एरर्स इन माइंड। इस चैप्टर में ये मिस्टेक बहुत ही बार कर रहा हूं मैं, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मैं ये चैप्टर में हर बार करता हूं। सो अगली बार जब भी मैं इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं ध्यान से करूं ताकि ये वाला मिस्टेक रिपीट ना हो। ये करना है आपको, एनालाइज करना है अपने एरर्स और उसके ऊपर फिर काम करना है। नो सेल्फ एनालिसिस ऑफ प्रिपरेशन। अब सेल्फ एनालिसिस ऑफ प्रिपरेशन मतलब क्या है? मतलब ये कि आप बस पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, ये नहीं एनालाइज कर रहे कि आप रिटेन कितना कर रहे हैं, आप रिकॉल कितना कर रहे हैं। मतलब ये कि आपने पूरा हफ्ता पढ़ा, पूरा महीना पढ़ा और उसके बाद अगले महीने के गोल में सीधे चले गए, ये एनालाइज किए बगैर कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, जितना आप पढ़ रहे हैं, क्या आपको वो याद रह रहा है, क्या आप रिवाइज करने पे वो रिकॉल कर पा रहे हैं? अगर हाँ, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो कहां पे दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से जो मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे साथ रह नहीं रहा, मेरी मेमोरी में रह नहीं रहा। ऐसी क्या मिस्टेक कर रहा हूं जिसकी वजह से मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, ये आपको एनालाइज करना है। क्या मेरा पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है? क्या मैं जिन मीडियम से पढ़ रहा हूं, ऑनलाइन क्लासेस हो, कोचिंग क्लासेस हो, सेल्फ स्टडी हो, क्या इसमें कुछ गलत है जिसकी वजह से मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहा हूं? सो पेपर सॉल्व करने के बाद एनालिसिस अलग है और अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस अलग है, और दोनों की दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको नीट क्रैक करना है तो। अब एट मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है नॉट फोकसिंग ऑन हाई वेटेड चैप्टर्स। अब होता क्या है ना, नीट एग्जाम हर साल हो रहा है, हर साल उसी एनसीईआरटी बुक से आ रहा है, और क्या होगा कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो ज्यादा प्रिफर्ड होंगे देन अदर चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिससे हर साल ज्यादा सवाल आ रहे हैं देन अदर चैप्टर्स। जिन चैप्टर से ज्यादा सवाल आ रहे हैं उन चैप्टर्स को बोलते हैं हम हाई वेटेड चैप्टर्स। मतलब इन चैप्टर्स का एक्चुअली वेट ज्यादा है कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। सो आपको क्या करना है, पढ़ते समय आपको फोकस करना है इन हाई वेटेड चैप्टर्स में। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं यहाँ पे, डू और डाई टॉपिक्स फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, वेटेज ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये 4-5 वीडियोस बना रखे हैं मैंने ऑन दीज वेटेज, हाई वेटेज चैप्टर्स, जहां पे पिछले 5-6 साल के पेपर्स एनालाइज करके मैंने बताया कि कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए पिछले 5-6 सालों में। सो आपको अगर उन वीडियोस पे ध्यान नहीं देना है तो आपको अपना एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर है जिससे ज्यादा सवाल आए हैं आज तक, आप उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करें। अब स्पेशली क्योंकि नीट के लिए टाइम ज्यादा रह नहीं गया है, 5-6 महीने रह गए बस, इन 5-6 महीनों में आपको पहले वो चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे जो हाई वेटेज है। अब फोकसिंग ऑन हाई वेटेज चैप्टर का मतलब ये नहीं कि आप लो वेटेज चैप्टर्स को छोड़ रहे हो, छोड़ना कुछ भी नहीं है नीट के लिए। हर एक चीज पढ़ना है क्योंकि हर एक चैप्टर से एक ना एक सवाल तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो हाई वेटेज चैप्टर है उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है, आपको वो पहले पढ़ना है, क्योंकि हाई वेटेज चैप्टर आप पहले पढ़ोगे तो उसको आप ज्यादा रिवीजन करोगे, ज्यादा रिवीजन करोगे तो आप उस चैप्टर की ज्यादा चीजें आप रिटेन करोगे और ज्यादा स्कोर कर पाओगे। लो वेटेज चैप्टर्स आपको धीरे धीरे बाद बाद में करना है। सो मेक अ सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स फ्रॉम हाई वेटेज टू लो वेटेज, और जो हाई वेटेज चैप्टर्स है वो सबसे पहले करने हैं एंड लो वेटेज चैप्टर सबसे एंड में करने हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियोस एक बार देख लीजिएगा। वहां पे मैंने हर सब्जेक्ट का एक बता रखा है, सीक्वेंस बता रखा है कि कैसे सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है फ्रॉम हाई वेटेज टू लो वेटेज चैप्टर्स। Ninth is not analyzing the question paper type and the pattern। मतलब ये
कि आप पागलों की तरफ पढ़ रहे हो, नीट कंपटीशन है, मेरे को पढ़ना है, पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, लेकिन आप ये भूल जा रहे हो कि जो नीट का एग्जाम है वो एक OMR बेस्ड एग्जाम है। मतलब ये कि आपको वहां पे OMR फिलिंग करनी है, और OMR फिलिंग इज अ डिफिकल्ट थिंग माइंड यू। वहां पे आपको पेपर पे पेन से फिलिंग करनी है, बॉल पेन से, और एक बार जहां पे आपने गलत फिल कर दिया, मतलब वहां पे आपके वो 4 नंबर जो आने थे वो तो गए गए, साथ ही साथ एक नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सो सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए आपको, साथ ही साथ OMR शीट कैसे भरनी है, OMR शीट किस स्पीड में भरनी है, उस चीज की भी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। सो यू नीड टू एनालाइज कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, नीट का एग्जाम, दैट इज नॉट अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, it is not an online exam, it is an offline exam which is based on pen paper mode. So आपको OMR शीट के भरने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और कैसे भरते हैं इन दोस 20 मिनट्स ये आपको आना चाहिए। तो ये आपको एनालाइज करके दिमाग में रख के चलना है। एंड फाइनली द 10th mistake that people do is not preparing according to the type of exam। मतलब ये कि नीट एग्जाम एक MCQ बेस्ड एग्जाम है। MCQ बेस्ड एग्जाम में आपकी रिकॉल एबिलिटी चेक की जाती है, ना कि आपको कितना रटा हुआ है वो। ठीक है, सो NCERT में सारी चीजें दे रखी है, और उस चीजों में से एक टेक्स्ट उठा के वो दे देंगे। अब अगर आप NCERT का वो टेक्स्ट रिकॉल कर पा रहे हैं तो नीट में से 4 ऑप्शन से कौन सा सही है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं याद, कि आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो कि NCERT में कहां से ये टेक्स्ट आया है, तो आप वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड टू नो एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस, दैट द नीट is an MCQ based paper, MCQ type of paper, and यहाँ पे आपकी recall ability is tested more than what you all know in total। ठीक है, सो आपकी recall ability अच्छी होनी चाहिए, और recall ability अच्छी कब होगी, जब आप रिवाइज करेंगे बार बार। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बुक खोल के पढ़े जा रहे हो, दैट इज नॉट रिविजन, दैट इज यू आर imprinting those things on your brain। Recall is when you're solving an MCQ with all the options closed and you are able to recall that this statement from NCERT मैंने ये पढ़ा था, and बिना MCQ देखे, बिना ऑप्शन देखे आप उसका आंसर बता रहे हो कि उस आंसर में ये चीजें होंगी। Then you look for the MCQ and जिस आंसर में वो चीजें हैं, that's the correct answer। So you need to develop this recall ability। So remember all these 10 points while you are preparing for the NEET exam, and इसमें से कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं जो भी मैंने लिखा है, ठीक है, अवॉइड दोस थिंग्स, और कैसे अवॉइड करना है ये सब मैंने आपको वर्बली बता दिया। So those are the common NEET preparation mistakes that NEET aspirants often do। अगर आप इसमें से कुछ भी कर रहे हैं, avoid doing it right now। So that would be all for this video, guys. I'll see you guys in my next video. Till then, all the best and keep working hard. Do like and share this video if you find it helpful. And if you're new out there, guys, don't forget to subscribe to our channel. Thank you guys for watching. Bye bye.